कमलेश्वर कथाकार, उपन्यासकार, पत्रकार, संपादक और मीडिया कर्मी कमलेश्वर यानी अपने दौर का एक फेनोमेनन, समांतर कथा आंदोलन के जनक और समांतर फिल्म आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, बहुप्रतिष्ठित पत्रिकाओं नई कहानियां, सारिका, कथा यात्रा, इंगित, श्रीवर्षा और गंगा के संपादक कमलेश्वर। उन्होंने दैनिक जागरण पत्र का संपादन भी किया। अपने लेखन, चिंतन और कर्म के लिए कमलेश्वर साहित्य, दूरदर्शन और सिनेमा की दुनिया में हमेशा याद रखे जाएंगे। अब तक उनके 11 कथा संग्रह, 10 उपन्यास और विभिन्न विषयों पर 20 अन्य पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनकी ताज़ा और बेहद चर्चित कृति, उनका वृहद उपन्यास कितने पाकिस्तान है, जिस पर अनेक समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। वे भारतीय दूरदर्शन के पहले स्क्रिप्ट राइटर हैं और बाद में वे दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे। कितने पाकिस्तान के ब्लर्ब पर छपा हुआ है। कमलेश्वर का ये उपन्यास मानवता के दरवाजे पर इतिहास और समय की एक दस्तक है। इस उम्मीद के साथ कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में एक के बाद दूसरे पाकिस्तान बनाने की लहू से लथपथ ये परंपरा अब खत्म हो। कितने पाकिस्तान पर बातचीत करने के लिए हमने कमलेश्वर और कवि, गद्यकार, चिंतक, संपादक विष्णुचंद्र शर्मा को आमंत्रित किया है। आपकी आत्मकथा में जी, जो तीसरा खंड मैंने पढ़ा है, जी जी, वहाँ भी विद्या आई है और इसी रूप में आई। इसी रूप में आई। तो मुझे लगता है कि जिंदगी की कुछ तलखियों को आप अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं और एक पत्रकार के रूप में, एक विचारक के रूप में आप जानते हैं कि इस चीज की प्रतिक्रिया पाठक के मन में ये होगी। और हाँ, ये बात आपने दलित आंदोलन या समकालीन कहानी आंदोलनों के बीच में जी, या इस बड़ी व्यवस्था के दो रूप जो सामने आते हैं जी, उस बड़ी व्यवस्था के 2 या 3 रूपों को जानते हुए भी आपने ये रखा है कि कौन सी चीज गैप, एक अंतराल हम छोड़ रहे हैं, वहाँ पाठक अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, इसलिए इस पूरे उपन्यास में एक जिज्ञासा पाठक के मन में बनी रहती है। जो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ अगर आपने ये कहा, कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि इसको मतलब ये जिज्ञासा बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। इसीलिए आप ये देखिए कि मैंने खुद बूटा सिंह की और जैनब की कहानी को फिर मैंने कहा, फिर रोका, फिर कहा अच्छा, लेकिन वो मतलब किसी खिलवाड़ के लिए नहीं, रोका इसलिए कि इस तमाम बीते हुए तमाम 50,000 वर्षों की जो दारुण स्थितियां हैं जिनके ऊपर अदीब निगाह डालता है, मकसूद के साथ में, मतलब जिस तरह महमूद के साथ जिस तरह वो इंटरेक्ट करता है, जितने पात्र आते हैं, यानी इसमें मेरे ख्याल से मैं गिन नहीं सकता कि कितने हजार पात्र है ना, लेकिन कोई पात्र आपको मतलब परेशान ये करेगा कि बात कहता है नहीं, और खड़ा हुआ इतनी देर तक वो रहता है। उस समय आप टीवी की भाषा में कैमरा उसी की ओर रहता है। जी जी, और आप उसको देखे बिना या उसकी प्रतिक्रियाओं को नोट किए बिना वहां से हट ही नहीं सकते। हाँ, नहीं हट, चाहे वो माइथोलॉजी हो, चाहे कबीर हो, चाहे कबीर का क्रॉस क्वेश्चनिंग जी जी, है ना, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी। चलिए, उपन्यास की मैं बहुत आभारी हूँ आपका। एक चीज जो मैं कहना चाहता था वो यही थी, लगातार मैं ये सोच रहा था
कि मेरी जिंदगी में से मैं एक साथ अपने साथ 5000 वर्ष जीता हूं। ये ठीक। सही बात यह है कि मैंने कहीं एक जगह कहा भी था, उसको रिपीट ही कर सकता हूं। किसी ने मुझसे पूछा था, उस समय मेरी उम्र 50 साल थी, तो पूछा उन्होंने कि आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा मेरी उम्र 5050 साल। तो वो मतलब ये विदेश की बात। तो एकदम उसने यूं करके देखा, 5000, व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा देखिए, मैं एक सभ्यता का वारिस हूं, मैं अपना अकेला आदमी नहीं। आपने ठीक कहा शमशेर भाई। अरे कमलेश्वर भाई, इलाहाबाद से दिल्ली और बॉम्बे तक की यात्रा में शायद मैंने पहले भी कहा कि कितने कमलेश्वर हैं, तो वो कितने कमलेश्वर इस रूप में भी मुझे याद आते हैं कि इसमें कितनी शैलियां हैं जो पाठक को याद दिलाती है कि प्रेमचंद के बाद अगर शैलीकार श्रीलाल शुक्ल हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं, विद्यासागर नौटियाल हैं, और सब ने अपनी शैली की एक परंपरा हमारे सामने रखी है, तो कमलेश्वर उन सारी शैलियों को कहीं तोड़ता है और कहीं अपनी एक शैली निर्मित करता है। इस दृष्टि से मुझे लगा कि इस उपन्यास में शैलीकार कमलेश्वर के रूप की हुई लोग तलाश करें। आपने ये कहा तो मैं अपने को रियली बहुत ही विनम्र रूप से उपकृत पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लिखते समय तो सोचा ही नहीं जाता, सोचा नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर है कि जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ अपने तमाम समकालीनों से, जब मैं यहीं दिल्ली में सन 1959 में दूरदर्शन में काम करने के लिए आया था और मैंने नौकरी की थी स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, पहला स्क्रिप्ट राइटर था मैं दूरदर्शन का, तब से मैं लोगों से निवेदन करता था कि आप आइए, इन माध्यमों को समझिए। इस माध्यम तो मेरा कहने का मतलब यह है विष्णुचंद भाई कि सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आप अपने समय के आने वाले माध्यमों को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से आप मनुष्य की कहानी भी उस तरह और उस गहराई से नहीं कह पाएंगे जिस तरह से वो समझने का आदी हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। इसको मैं इस तरह भी कहूंगा कि फिल्म और दूरदर्शन ये दो ऐसे माध्यम हैं जिसकी उपलब्धियों के सारे रूप आज कितने पाकिस्तान में जाहिर हो जाते हैं, और अगर एक उपन्यास इन शैलियों की सीमाओं और शक्ति को बता सकता है तो निश्चित ही है कि ये मीडिया जब अपने सही रूप में आएंगे रचनाकार इसमें, तो उसका एक बहुत बड़ा, चलिए ये आपने कहा, ये मेरे लिए इसलिए चुनौती का है क्योंकि जो लोग इस मीडिया से जुड़े हैं, गुरु साहा के की बात मैंने इसलिए कही, जी नौटियाल के उपन्यास की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ है। आपने जमीन के से जुड़ाव का एक प्रतीक लिया आंसू। आंसू आपने उसके लिए विषाद की, दुख की यात्राओं के वे सारे पात्र इस महानाटक में दिए हैं, और इसीलिए अगर इस उपन्यास का विजुअल फॉर्म माने टीवी पर सीरियल के रूप में आएगा तो मेरा अपना विचार है कि जितनी मेरे मन में उत्सुकता हो रही है उतनी ही उन पाठकों के मन में भी। अब वो मतलब देखिए ना आए नहीं आए वो, मेरे आप जो कह रहे हैं इसका मतलब कहीं पर ये जरूर है कि मुझे लगता है कि आज की सारी विधाओं का, सारी रचनात्मक विधाओं का जो इस्तेमाल इसमें हो सका है वो इसीलिए कि मुझे उन विधाओं का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिला, और मैंने वो मौका लिया है। ऐसा नहीं कि लोग आए मुझे घर पर के आप चलिए, है ना। निश्चित है कि ज्यादातर कैरेक्टर फेक हैं, हाँ, इतिहास के होते हुए भी, लेकिन उन कैरेक्टर्स को जितनी देर तक कैमरा अपनी ओर रखता है और लोगों की निगाह उस पर रहती है उतनी देर तक वो चरित्र हमारे मन पर हावी रहता है। जी, कबीर तो कम से कम माउंटबेटन से जो सवाल पूछता है वो इतिहास के ऐसे सवाल हैं जो ज्वलंत सवाल हर व्यक्ति के मन में है। इसीलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने दौर के इन 50-52 वर्षों के जितने सवाल एक औसत आदमी के मन में उठते हैं, अधूरे सवाल, आधे छूटे हुए सवाल, 3/4 सवाल, उन सवालों को, वही सवाल मेरे हैं, मेरे अपने कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं इस दौर से। और इस दौर को अगर हमने अपने समय के मनुष्य के सवालों के सामने पेश कर दिया है ना, तो अगले सवाल
तो आने वाला मनुष्य पूछ लेगा। हो सकता है कि लोग आपके इस उपन्यास के साथ एक विवाद खड़ा करे कि कमलेश्वर उपन्यासकार हैं या कहानीकार ही हैं। चलिए, लेकिन मेरा अपना विचार है कि जो अगला उपन्यास आप लिखेंगे आपके लिए भी चुनौती होगी इस तरह की जमीन पर या इतने बड़े परिवेश पर काम करने की। आपने इतना मुझे इन चीजों को समझने का मौका दिया और आपके माध्यम से मैं इस उपन्यास पर इतनी देर तक इसलिए सोचता रहा क्योंकि मुझे लगा कि विधाओं को तोड़ करके नई विधा बनाना एक बहुत बड़ी काम और खास तौर पर जो क्लासिक्स की उपन्यास की परंपरा है उसको तोड़ करके एक सारी चीजों को फिर से बच्चे जैसे खेलते हैं छोटे छोटे खिलौनों से नाम से आपने बहुत जगह इस तरह से प्रयोग किए हैं और इस दृष्टि से ये उपन्यास सार्थक प्रयोग आपकी भाषा में है। एक सवाल और है जी कि पाकिस्तान ही क्यों शब्द आपने दिया? पाकिस्तान इसलिए कि पाकिस्तान आज मेरे लिए कोई भौगोलिक पाकिस्तान नहीं है। मैं उस पाकिस्तान का भी उतना ही भला मांगता हूँ। हाँ, एक अदीब आया था उसमें आपके भी एक मित्र के रूप में जिससे आप सवाल पूछते हैं कारगिल के बारे में, लेकिन पाकिस्तान एक दल विशेष के लिए, पाकिस्तान दल विशेष के लिए नहीं, पाकिस्तान एक जहनियत है। वो जहनियत एक यानी धार्मिक फंडामेंटलिज्म है। वो चाहे हिंदू फंडामेंटलिज्म हो, चाहे मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हो, चाहे क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो। मेरा मतलब यह है कि जब जब इस तरह की धर्मांधता आएगी दिमागों में तो धर्मांधता फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज को विखंडित करेगी। समाज को करेगी तो व्यक्ति को तोड़ेगी, व्यक्ति को तोड़ेगी तो उसके विश्वासों को पहले तोड़ना पड़ेगा और उसके मनुष्य होने को अगर उसने तोड़ लिया तो निश्चित रूप से पाकिस्तान बनते चले जाएंगे। इसीलिए कोसोवो में देखा गया क्या हो रहा है, युगांडा में क्या हो रहा है, कीनिया में क्या हो रहा है, मलेशिया में क्या हो रहा है, तिमोर में क्या हो रहा है, ईस्ट तिमोर में क्या, मतलब एक पूरी दुनिया। इतिहास, हम जिस इतिहास में जी रहे हैं जी, वो इतिहास आसान नहीं है, आसान नहीं। और आप का रचनाकार ये तलाश करना चाहता है कि आदमी अपनी जिजीविषा, अपने संघर्ष, अपनी भौगोलिक सीमाओं को जानते हुए एक समय को बदल कैसे सकता है या बदलने के लिए संघर्ष कैसे कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस दृष्टि से लोग इसमें कितने को हटा करके, वो पाकिस्तान को हटा करके शायद कितनी एकता के स्रोतों की तलाश करें। इसीलिए मैंने मतलब ये पाकिस्तान मेरे लिए पाकिस्तान नाम का देश, वहाँ के अवाम मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने मेरे अपने देश के हैं। इसलिए उन पाकिस्तानियों पर कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक जहनी स्थिति, वो जहनी स्थिति जो नफरत पैदा करती है, जो विभाजन पैदा करती है, जो निश्चित है कि जनतंत्र जो है, जिस जनतंत्र के लिए हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जनतंत्र अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लग गया है उसके सामने। आप आसपास देख रहे हैं हर जगह बिखराव की, अलगाव की ही राजनीति चल रही है। वही है। उससे बचने के लिए आपने कितने सवाल रखे हैं और उन कितने सवालों के साथ कितने तरह की एकता की संभावनाएं आपके मन में हैं, ये मुझे लगा। इसके लिए अब ये तो आप ही लोग कह सकते हैं। इसके लिए मैं कहूँ या कोई भी कहे, लेकिन कोई भी आलोचक, अगर मैं आलोचक नहीं आपके पाठकों से ही बात करूं तो वो इसे पढ़ने के बाद निश्चित ही है कि इस जमीन पर दूसरी कहानी ही लिख सकता है और उतनी ही अंतरंगता से लिखने की कोशिश करेगा अगर उसमें संवेदना है। जी हाँ, संवेदना तो मुख्य चीज है, उसके बगैर तो बात बनती क्योंकि माइथोलॉजी में भी आपके जो भी अंश आए हैं वे मानवीय संवेदना और मित्रता, युद्ध और एकता, इन दोनों को कहीं नहीं छोड़ते। हाँ, गिलगमेश और एंकदू, हाँ, वो अभी मैं वहीं आ रहा था। वो जिस तरह से एक दासी के प्रेम को लेकर के है, हमारे यहाँ पूरा मंदिर इसका इतिहास है कि दासी प्रथाएं यहाँ रही हैं, लेकिन दासी यशपाल के अलावा मुझे नहीं लगता है किसी ने माइथोलॉजी में इस तरह के सवाल उठाए हों। इस दृष्टि से भी इस उपन्यास में अनेक एकता के सूत्र हैं जिन्हें पिरोने के लिए भी एक कमलेश्वर की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, मैं तो मतलब क्या कहूँ विष्णु भाई,
आपने इतनी बड़ी बातें कह के मुझे इस बात के लिए शायद मतलब प्रेरित किया है कि मैं इस उपन्यास के साथ साथ आगे जीने के लिए, लिखने के लिए तैयार रहूं। वो तो ये है कि संभावनाएं आपकी जीवनी शक्ति और रचना की विविधता के साथ है, इसीलिए जहाँ भी आप रहेंगे वो रचनाशीलता आपके भीतर रहेगी और आपका पत्रकार हावी न हो आपके रचनाकार पर, यही मैं नहीं, उन सब ने मुझे मतलब वो उन्होंने पूरा किया उनसे कॉम्प्लीमेंट इसमें कुछ जी। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं, बल्कि उन्होंने मुझे दृष्टि दी। केवल एक बार मेरे मन में ये उठा था कि जैसे आपकी कथा के पहले खंड में मैंने आपसे कहा भी था कि आपका पत्रकार हावी हो रहा है शीर्षकों के साथ। फिर दूसरा मुझे लगा कि कुछ आलोचक नामवर ग्रंथ सी बन जाते हैं कहीं ना कहीं। विवाद, देखिए मैं अभी इसलिए कह रहा था कि अमेरिकन में अनगिनत कैरेक्टर्स आते हैं और वे अपनी सारी विडंबनाओं के साथ, सारी दुष्टताओं के साथ आते हैं जी। तो जब आप अपने दौर के आलोचक को भी एक पात्र मान लेंगे तो वो ग्रंथि नहीं बनेगी। इसीलिए मुझे लगा कि कमलेश्वर जैसा व्यक्ति पात्र को पात्र की तरह देखेगा, वही है। और आलोचक इससे अधिक हैसियत का नहीं है। ये मेरा अपना विचार है, क्योंकि रचनाकार और इसीलिए इस उपन्यास का जो मुख्य निर्णायक है या जो इतिहास को जोड़ता है वो पत्रकार नहीं है, वो इतिहासकार नहीं है, वो अदीब है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो आपका जो अर्दली है वो डॉन किक्जोट न हो, लेकिन सांको-पांजा जरूर है, क्योंकि अपनी यातना को छिपा लेता है, अपने दुखों को कहीं नहीं कहता है। जहाँ वो साथ साथ चला आ रहा है बचपन से लगातार, और मुझे लगा कि इसमें जो बार बार लेखक अदीब पछताता है कि मेरी कहानियां पूरी नहीं हो रही, भाग जाता है छोड़ के, फरार हो जाता है, अर्दली पकड़ने जाता है, उसे लेके आता है। जरूरत इस बात की है कि काश ये बेहतर दुनिया, खूबसूरत दुनिया बन सके। पाकिस्तानों की जो नफरत, पाकिस्तान नाम की जो नफरत, देश की नहीं, अवाम की नहीं, उससे कहीं अलग हटके ये दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाए तो शायद लेखक अपनी कहानियां लिख सके। भूतनाथ या सांको-पांजा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आप इस पूरे उपन्यास में ट्रेजेडी पर सबसे अधिक जोर देते हैं। जी हाँ। और मूलतः ट्रेजेडी के लेखक इसमें आप हैं, तो उस ट्रेजेडीज को भूतनाथ खुद भी अपने में एक अर्दली के रूप में स्वीकार भी करता है, और दूसरा वो इतना बड़ा प्रभावशाली आदमी है कि वो माउंटबेटन को भी कटघरे में खड़ा कर खींच देता है, खड़ा कर देता है। इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये नाटक और आज की सारी विधाओं का एक बड़ा ही प्राणवान मध्य वर्ग का चरित्र है, और इसके लिए वो आप उसे विभाजित कहिए, लेकिन अदीब और अर्दली अलग नहीं है, दोनों कहीं न कहीं इस बेचैनी के साथ आमना सामने आते हैं, रूबरू होते हैं। जी। इस दृष्टि से वाकई मैं इस उपन्यास को अपने हर पाठकों से कहूँगा, आपके पाठक तो पढ़ेंगे, कि वो इसे पढ़े और इसकी भाषा, इसके शिल्प को अपने समसामयिक रचनाकारों के साथ मिलाकर के देखे, और ये सोचे कि आखिर इतने लंबे समय तक कहानीकार एक उछाल क्यों लेता। इसके लिए मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ विश्वचंद्र भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।